क्यों भाई? आ गया स्वाद। तो देखो भाई, हमारी टीम कहाँ गंदा खेली, कैसे गंदा खेली, कितना गंदा खेली, ये तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरी प्रिडिक्शन के बारे में, जो बिल्कुल नियर टू परफेक्ट गई है भाई। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि देखो, रियल मैड्रिड 1-0 के एग्रीगेट से जीत रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैच की स्टार्टिंग में बेन्फिका स्कोर करेगी, 1-1 का एग्रीगेट होगा, और फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले रियल मैड्रिड स्कोर करके 2-1 के एग्रीगेट को संभाल के रखेगी। सेकंड हाफ के अंदर रियल मैड्रिड पहले स्कोर करेगी और बेन्फिका बाद में स्कोर करके 3-2 का एग्रीगेट होगा फुल टाइम, रियल मैड्रिड टू राउंड ऑफ 16। अब देखो, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बेन्फिका ने वापस स्कोर नहीं किया, लेकिन रियल मैड्रिड ने धुआं उठा दिया। और ओटामेंडी के मुंह पे जो विनी ने चाटा मारा है कि जो तू नंगपना लेग वन में अपने होम स्टेडियम में वर्ल्ड कप और वो सब दिखा के कर रहा था, तू ये दिखा रहा था कि तेरी वजह से तूने अर्जेंटीना को टू द ग्लोरी लेके गया है, इन फ्रंट ऑफ अ ब्राजीलियन, इन फ्रंट ऑफ अ चैंपियंस लीग विनर। उसको ये बता दिया कि भाई, जब तुम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बोलते हो ना, तो 2 बार सोचा करो, 2 बार देखा करो कि तुम सेंटियागो बर्नाब्यू में आओगे, तुम्हें लेग 2 वहां पर खेलना पड़ेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड, द मैजिक ऑलवेज हैपेंस। और फिर विनी भैया ने भी एकदम सही किया ना, जब बाद में गोल मारने के बाद उसने सेम सेलिब्रेशन सेम जगह पर अपने स्टेडियम में करा, तो बस उसने ये कहा कि इसको ना ये रेज बेट का एजेंडा मत बनाते फिरो, मेरी फालतू की इमेज का फालतू का फलूदा मत बनाते फिरो। ये एक ब्राजीलियन डांस है, हम अपनी मस्ती में करते हैं, करते रहेंगे, और पूरी पुश्ते करती आई हैं। और मजे की बात ये रिव्यू जो है ना, तुम बाकी सर्टेन फैन बेसिस को भेज के बता सकते हो कि भाई, जो कल रियल मैड्रिड ने खेला है ना, जितना भी बढ़िया खेला होगा, जहां पर भी बढ़िया खेला होगा, वो अभी तब खेला है जब हमारे पास बेलिंगम नहीं है, एम्बाप्पे नहीं है, असेंसियो गायब है, डीन हाउसन गायब है, मिलिटाओ गायब है। पर हमारी स्क्वाड डेप्थ इतनी एक्सेलेंट है कि हम तब भी गेम को किसी ना किसी तरीके से खींच लेते हैं और चला लेते हैं। हम बहाने नहीं देते, हम कुर्सी पे बैठ के रोते नहीं है, हमें कोई आके कॉन्सोलेशन करने के लिए जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। और इस पूरे ही रोमांचक मैच के बाद एक बहुत तगड़ी चीज जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि रियल मैड्रिड को ना एक सिस्टम चाहिए। आज गोंजालो गार्सिया खेल रहा था, दोनों सेंटर बैक्स बेन्फिका के उसमें बिजी थे, जिसकी वजह से एक तरफ विनीशियस जूनियर और एक तरफ फेडी वेलवर्डे को पूरी फ्रीडम मिल रही थी कि या तो वो बॉल अंदर डालें, क्रॉस उठाएं, ड्रिबल करें, कुछ भी करें। लेकिन एक स्ट्राइकर प्रॉपर नंबर 9 का होना बहुत जरूरी है। और रिसेंट डेज में ना कीलियन एम्बाप्पे के अगेंस्ट बहुत बड़ा नैरेटिव बन गया था कि भाई, क्या ये प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड की? क्या कीलियन एम्बाप्पे को बेच देना चाहिए? क्या लुइस एनरिके ने सही किया था? तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे ओपिनियंस पे मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा, किलियन एम्बाप्पे was never the problem, is not the problem, and will never be the problem. He is that goated player जिसने फ्रांस को लेके पीएसजी को भी मैप पे खड़ा किया, एएस मोनाको को भी मैप पे खड़ा किया। नो डाउट उसकी नेचुरल प्रोफाइल है लेफ्ट विंग पे खेलना। अब यहां पर मैं ईगो कहूं मैनेजमेंट के रियल मैड्रिड की, या क्या पता नहीं, बट एम्बाप्पे को लाते हुए नंबर 9 को ना लाना बहुत बड़ी गलती थी। विनीशियस जूनियर ऑलरेडी लेफ्ट विंग पे खेलता है, रोड्रिगो भी लेफ्ट विंग पे खेलता था, और कीलियन एम्बाप्पे को भी लेफ्ट विंग पे उठा के लिया है और बोल दिया कि जबरदस्ती की स्ट्राइकर खेल लेगा। अब बंदा तुम्हें फिर मिडफील्ड में ही तो देखने को मिलेगा। वो विनीशियस जूनियर को कभी डिस्टर्ब करना चाहता नहीं था, बट इंटेंशनली कर रहा था। अब बात आती है कि रियल मैड्रिड कहां कहां गंदा खेली और कितना गंदा खेली, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस से मैं तो खुश नहीं हूं। और अगर ऐसी परफॉर्मेंस हमने किसी टॉप बिग 6 क्लब्स के सामने दे दी, तो वो ना हमें स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही खोद देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई चांस ही नहीं है कोई लेग 2 में जाके रिवाइव करने का, फिर चाहे सेंटियागो बर्नाब्यू हो या कोई भी स्टेडियम सामने लाके खड़ा कर दो। अब जब यही बात आरबी लोआ से पूछी गई पोस्ट मैच इंटरव्यू में, तो उन्होंने बहुत आसानी से बोल दिया कि भाई, ये चैंपियंस लीग है, तुम बिल्कुल मत सोचो कि हमारे लिए पूरा गेम 90 मिनट सेम रहेगा। हम रियल मैड्रिड है नो डाउट, बट सामने वाली टीम भी घास खा के तो नहीं आई है। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन कब तक ये चलता रहेगा? स्टार्टिंग के 2 मिनट आप खराब खेल सकते हो, 1 मिनट आप खराब खेल सकते हो, पूरे 10-10, 12-12 मिनट तक सामने वाली टीम आपको बॉल नहीं दे रही है, आप चांसेस सही से बना नहीं पा रहे हो, पोजीशन आप रख नहीं पा रहे हो, मिडफील्ड खुला पड़ा है, डिफेंस खत्म हो रखा है, और हमारा सिर्फ ओनली स्पाइडरमैन था तो टीम बची हुई थी, वरना 10-12 मिनट के अंदर रेमंटाडा बाय बेन्फिका तो हो चुका था। बहुत सारे लोग बाद में राउल असेंसियो को भाई ब्लेम कर रहे थे कि उसने वो जो स्लाइड एंड टैकल मारा उसकी वजह से गोल हो गया। तुम मुझे एक बताओ, करेरास उस वक्त कहां पे था? एज अ इन्वर्टेड विंगर वो कहां अंदर घुस गया कि कामाविंगा यहां पर कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं मिडफील्ड संभालूं या लेफ्ट बैक। ना वो सही से खुला, बॉल आगे बनती चली गई, और जो सिल्वा के पास क्रॉस जा रहा था ऑलरेडी, वहां पर
एक पॉइंट पे असेंसियो ने सोच लिया कि भाई स्लाइड टैकल मार के देख लेता हूँ, क्या पता बच जाए। वो इंस्टिंक्ट होते हैं, कुर्तुआ ने वो भी बचा लिया था, बट इवेंचुअली वो गोल हो गया। और फिर बस रियल मैड्रिड को 2 मिनट लगे टू रिप्लाई बैक विद फेडी वेलवर्डे एक्सीलेंस असिस्ट और चुआमेनी की भाई एकदम टोनी क्रूज वाली फिनिश। जो लोग रियल मैड्रिड को उस टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं ना, वो इस गोल को एग्जैक्ट याद कर पाएंगे कि ये वीडियो कब की और कौन से मैच की है। और अगर तुम यहाँ पर मेरे किसी भी ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ या इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करो भाई, वहां पर बात करेंगे एकदम रिप्लाई करके प्रॉपर कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड उस पॉइंट पे नहीं खेल रही थी जहां पर उन्हें एग्जैक्टली खेलना चाहिए था। लेकिन एग्जैक्ट कौन से प्लेयर को ब्लेम करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। इवन यहाँ पर अच्छी बात यह भी थी कि फर्स्ट हाफ के आखिरी के 5 से 10 मिनट के अंदर रियल मैड्रिड काफी पोजीशन बनाने लग गई थी। उनको समझ आ रहा था कि गेम कैसे चलाना है। विनी ने स्टार्टिंग में उस लेफ्ट बैक को एक बार जब जमीन के नीचे धर दिया था तो वो काटने लग गया था, बढ़िया बढ़िया बॉलें बना रहा था। बट इट डजंट मीन्स कि आप स्टार्टिंग के 10-12 मिनट इतना खराब खेलोगे कि सामने वाली टीम की खुद की गलतियों की वजह से तो गोल नहीं जा रहे थे, वरना यहीं पर मैन सिटी, लिवरपूल या कोई भी टॉप टीम्स खड़ी होंगी तो तुम्हारा भूत बना देंगी भाई। अब इसके बाद ना पूरा ही गेम बदल गया था। मैं कह रहा हूँ पूरा एक नैरेटिव चेंज हो गया था फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में। जमीन और आसमान का अंदर था। मैं तो ये समझता हूँ शायद आरबी लोआ ने बेल ट्रीटमेंट चालू कर दिया है भाई अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर। वो ये समझ गया है कि नहीं, ये लौंडे ऐसे बाज नहीं आने वाले, अभी यंग है, अभी सूद दो तो समझ जाएंगे। और फिर वही हुआ सेकंड हाफ के अंदर। हमें देखने को मिला मिडफील्ड पे प्रेसिंग। डिफेंस अभी भी उतना ही गूथा, उतना ही खराब था, लेकिन हमें मिडफील्ड में देखने मिली प्रेसिंग, वो बॉल जीतना। जहां जहां बेनफिका से रियल मैड्रिड ने बॉल मिडफील्ड में जीती वहां एकदम क्विक ट्रांजिशंस, क्विक काउंटर बनने लगे, विनीशियस को बॉल मिलने लगी। और इवन फेडी वेलवर्डे का जो सेकंड असिस्ट आया है, जो विनी ने बदतमीजी करके गोल मार के डांस किया है, वो भी उसी मिडफील्ड ट्रांजिशन ट्रिगरिंग वाला जो प्रेसिंग है ना, उससे आया था। और आरबी लोगों की मुझे अच्छी बात यही लगी कि उसने एकेडमी ग्राउंड प्लेयर्स को भी बीच में इंपॉर्टेंट टाइम दे रहा है कि यहाँ पर इनको डालूंगा। उसको पता है, कॉन्फिडेंट है ऑलरेडी कि ये लोग संभाल लेंगे, इनको प्रेशर फील नहीं होता। और वही हम देख पा रहे थे, चाहे वो थियागो पिटाश था या पिलासियो, उन्होंने पूरा वर्क रेट निभाया है आखिरी के कम से कम 17 से 18 मिनट जो उनको खेलने को मिले, कि भाई हमें हमारे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमें ये डेब्यू करने को मिल रहा है, हम दिखा सकते हैं व्हाट वी हैव इन अस। एंड रियल मैड्रिड भी अपनी एकेडमी पे डिपेंडेंट हो सकती है। और इन्हीं प्लेयर्स के आने से हमारे को ला लीगा में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो भी अनइंपॉर्टेंट मैचेस हैं वहां पर हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते हैं और चैंपियंस लीग के लिए बेटर रेडी कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी क्लियर नाउ कि अभी एम्बाप्पे, बेलिंगम, मिलिटाओ, टीन हाउसन और असेंसियो, ये पांचों बंदे बाहर हैं। तो जितना हम एकेडमी ग्राउंड प्लेयर्स पे बिलीव कर सकें। और पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी आरबी लोआ ने बोला कि मुझे पूरी टीम विनीशियस जूनियर के अराउंड ही बनानी पड़ेगी, बिकॉज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और रियल मैड्रिड की पूरी परफॉर्मेंस विनीशियस जूनियर की परफॉर्मेंस पे मैटर करती है। बस थोड़ा सा और बेटर मिडफील्ड हो जाए ना तो हमारे सारे रिजल्ट बदल सकते हैं। डिफेंस तो तब भी नहीं है। अब देखो, रियल मैड्रिड ने बेनिफिका तो पेल दी है, हम यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में आ गए हैं, लेकिन मैं अपनी किस्मत को जानता हूँ। अभी हमें ना मैनचेस्टर सिटी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड है हम, हमारे लिए कुछ आसान कभी हो ही नहीं सकता। पिछले 2 सीजन के अंदर ये इंजरी एफसी बन चुकी है, बुड्ढा एफसी बन चुकी है, मैनेजर के सर्कल कट चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में तीर चल रहे हैं। ना हमारे पास बेलिंगम है, ना एम्बाप्पे है, ना सेबायोस है, ना डीन हाउसन, ना असेंसियो है, लेकिन इतनी गोटेड स्क्वाड डेप्थ है कि अभी ला लीगा की रेस के अंदर हम बने हुए हैं। चैंपियंस लीग भी बढ़िया चल रही है, बट मेरे को डाउट यही है कि सिटी की जो इतनी स्टेबल स्क्वाड है उसके अगेंस्ट ये जो भगवान भरोसे चलने वाली रियल मैड्रिड की स्क्वाड है उसका क्या होगा। मतलब मेरे को तो सिर्फ ह्यूमिलेशन दिखाई दे रहा है और कोई स्टेडियम नहीं बचा सकता। इवन पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब थिबो कुर्तुआ से पूछा गया कि भैया जी आप क्या चाहते हो, कौन आएगा, सेम चीज आरबी लोआ से पूछी गई तो दोनों का जवाब एक ही, मैनचेस्टर सिटी मिलेगी, जो पिछले 7 साल से होता आ रहा है। चैंपियंस लीग की टीआरपी चलती है इस मैच से और जबरदस्ती है। अगर मैं मतलब मुझे स्पोर्टिंग सीपी मिल सकती है और मिल जाए तो मैं क्वार्टर फाइनल्स जाने के लिए सक्षम हूं। मैं ये नहीं कह रहा स्पोर्टिंग सीपी बेकार है, हम अभी बेनिफिका से ही जीत के आए हैं, लेकिन स्पोर्टिंग सीपी और मैनचेस्टर सिटी में से कौन बेटर है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और कौन मिलेगी जहां पर मेरे इस लीग से बाहर होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा भाई, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अपने पूरे मैड्रिड समाज में भेज दो कि भाई इसे कहते हैं रिव्यू। देखो अपनी तारीफ अपने मुंह से, लेकिन जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना कि तुम्हें क्या लगता है रियल मैड्रिड इस चैंपियंस लीग के कैंपेन में कहां तक जा पाएगी। क्या हम क्या हम वो कर सकते हैं जो
हम सपनों में अपोरला 16 बोलते हैं या फिर यहीं तक थी गाड़ी, मैनचेस्टर सिटी मिलेगी, बजाएगी हमें और कर देगी हमें बाहर। ये बताते जाना भाई। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद, इनादमास मेरे दोस्तों।